तो पहला जो एडिटोरियल है वो हम उठाएंगे सेंसस से रिलेटेड, जिसको हम हिंदी में जनगणना बोलते हैं। जनगणना का मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोगों की संख्या को काउंट कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ थी, अब ये बढ़कर के 150 करोड़ होने वाली है, हम चाइना को पछाड़ने वाले। तो जनगणना का केवल मतलब ये नहीं कि हम काउंटिंग बस कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जनगणना से निकल करके सामने आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, जनगणना का सर्वोत्तम उदाहरण कि सबसे अच्छी जगह हमने यूज़ करे थे वो क्या था। दुनिया में कहीं पर भी आप देख लोगे जनगणना के सर्वोत्तम उपयोग तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, जब 1850 और 1860 में गुलामी विरोधी प्रचारकों ने गुलामी के उन्मूलन के लिए समर्थन में लगातार 2 राष्ट्रीय जनगणनाओं का इस्तेमाल किया था और बता दिया था कि देखो गुलामी के जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं, इन्हें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। उन्होंने जनगणना से डेटा निकाला और सरकार को बता दिया कि देखो ये हालत है हमारे देश में गुलामों की, इनको हमें मुक्त कराने की ज़रूरत है। उन्होंने ये दिखा दिया था कि अमेरिका में गुलामों की संख्या बढ़ते जा रही है, जबकि जो गुलाम के समर्थक राजनेता कहते थे कि नहीं, इनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार से कई सारे खुलासे जनगणना के माध्यम से हुए थे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जनगणना को किस प्रकार से साइड में कर दिया जा रहा। ठीक है, जनगणना को लोगों के सामने में नहीं रखा जा रहा, उसका कैलकुलेशन नहीं किया जा रहा। भारत की जो पहली जनगणना की गई थी, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, 1872 में, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम में हुई थी, गैर समकालिक रूप से, जिसको हम बोल सकते हैं कि बिहार में अभी हो गई, फिर कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में होगी, फिर छत्तीसगढ़ में होगी, इस प्रकार की गणना हुई थी। इसके बाद भारत कई सारी बीमारियों को फेस किया, वर्ल्ड वार हुए, भारत का विभाजन हुआ, कई प्रकार के उथल पुथल के उदाहरण हम देखें। इसके बाद भी 1881 से लेकर के 2011 तक कंटिन्यू हमने हर 10 साल में जनगणना करी थी। इसके बाद सरकार ने बहाना ला दिया कोविड-19 का, कह दिया कि कोविड-19 के चलते चलते हम जनगणना नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो सरकार का एक बहाना है। जब आप चुनाव की रैलियां निकाल सकते हो, चुनावी रैलियां हो जा रही हैं आपकी, आप चुनाव कर दे रहे हो, चुनाव के रिजल्ट आए हैं, तो उस टाइम में ढोल बाजे नगाड़े के साथ में भीड़ भाड़ इकट्ठी कर ले रहे हो, तो फिर आप जनगणना क्यों नहीं करा सकते। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पहले भारत कितनी चिंता करा करता था अपनी जनगणना को लेकर के, और आज के टाइम में आप देख लोगे कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। आखिर क्या बात हो गई है? क्योंकि इस बात का कोई भरोसा है ही नहीं कि भारत अपनी हर 10 साल में होने वाली जनगणना को छोड़ेगा नहीं, मतलब कभी ना कभी वो छोड़ ही देगा। हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हमारे पास गुम जनगणना का मामला भी है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो सर्वोत्तम नमूना सर्वेक्षण किए जाते हैं, सर्वोत्तम नमूना सर्वेक्षण के लिए जनगणना को मात देना असंभव है। जनगणना का महत्व यहाँ पर बताया गया है, और ऐसे कई सारे सर्वेक्षण सरकार कराती रहती है, ठीक है, जो कि जनगणना को फिलअप कर देते, उसके डाटा को निकाल कर ला देते। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, इस प्रकार के जो सर्वे कराए जा रहे हैं उसके डेटा को सरकार मैनिपुलेट कर सकती है, उसके डेटा को सरकार पब्लिश नहीं करेगी, उसमें डिले कर सकती है। लेकिन जनगणना में एक बार यदि डाटा आ गया, और ये जो डाटा रहता है एकदम ज़मीनी लेवल पर रहता है, लोगों के पास जा कर के उनसे एक एक हिसाब किताब लिया जाता है, तो इस डेटा को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इस डेटा को आप चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास सबसे बड़ा सबूत होता है भारत की कंडीशन बताने वाला। तो एक जो सर्वोत्तम नमूना सर्वेक्षण है, ये भारत की काउंटिंग का वादा कर रहा है। सरकार ने पहली बार 2017-18 में घटते खपत व्यय को रिकॉर्ड करने वाले इस सर्वे को रद्द कर सकती है, और इससे बच भी सकती है। ये सर्वे क्या बता रहा है कि खपत में जो खर्चा सरकार कर रही है उसमें गिरावट आ रही। हो सकता है इस प्रकार के सर्वे को सरकार रद्द कर दे और लोगों के सामने पब्लिश ना करे, ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो जो सेंसस है वो कब किया जाता है? जब सरकार प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ जाती है, और उसके लिए डेटा को छिपाना फिर मुश्किल हो जाता है। उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति कैसी है, धर्म के आधार पर कुछ डेटा, बोली के हिसाब से डेटा, इन सभी का पता लगाने से दूसरे क्रम की जानकारी हमें मिल जाती है, जिससे ये निष्कर्षों का खजाना बन जाता है और समस्याओं की योजना और समाधान के लिए हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। और कई सारी ऐसी कमियां हैं जिनको हम सेंसस के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हम आंकड़े देखने वाले हैं। 1961 और 1971 की जनगणनाओं के बीच भारत में लिंग अनुपात तेजी के साथ में गिरा था। जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों ने भारतीयों को सचेत कर दिया था कि देखो लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है, महिलाएं कम है और पुरुष ज़्यादा हो रहे हैं, अब लड़कियां हम कहाँ से लाएंगे। सेकेंड नंबर की बात, यहाँ से ये भी हमें पता चल गया कि यहाँ पर पुत्र पूर्वाग्रह को ये डाटा बता रहा है। हर कोई चाहता है कि हमें लड़का होना चाहिए, लड़की हमें चाहिए ही नहीं। और
कई सारी जो जन्म लेने वाली बच्चियां हैं उनकी हत्या कर दिया जाता है। इस प्रकार का डाटा हमें सामने आया था। अब कुछ ऐसे भी डेटा हैं जो कि भारतीय मुस्लिम प्रजनन दर के खिलाफ लोगों को क्या पैदा कर रहे हैं, कट्टरता और निराधार विचार और पूर्वाग्रह वाले हैं। जनगणना ने आज के टाइम में ये क्लियर कर दिया है कि आज के समय में पहले जो आरोप मुस्लिमों के ऊपर लगाए जाते थे कि मुस्लिमों की जनसंख्या तेजी के साथ में बढ़ रही है, तो वो यहाँ पर निराधार साबित हो जाता, क्योंकि किसी भी धर्म की तुलना आप कर लोगे तो सबसे ज़्यादा जन्म दर में गिरावट मुस्लिमों में ही आई है। इसलिए हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह बन गया है, जो हमारे माइंड के अंदर चीज़ बैठ गई है, उसे हमें हटाने की ज़रूरत है। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं, तो भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट भी तेज़ी से गिर रही है और ये लगभग स्थिर होने की कंडीशन में आने वाली है। 2011 की जनगणना ने शहर और ग्रामीण भारत के बीच में तलाक की दर के बीच जो अंतर चला जाता था उसको भी दूर कर दिया। शहर की तलाक दर कितनी है 0.89% और गांव में तलाक की जो दर है लगभग 0.82% चल रही। इस प्रकार के महत्वपूर्ण आंकड़े हमें जनसंख्या के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके बाद कुछ विवाद वाले मुद्दे हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब जनगणना की बात चल रही थी उसी टाइम में सरकार ने क्या काम कर दी, NRC लेकर के आ गई। उनका कहना था सबसे पहले हम NRC तैयार करेंगे, और जब जैसे ही NRC की बात आई थी उस टाइम में CAA को भी लेकर के बातचीत चली थी। अब दोनों का एकदम घनिष्ठ संबंध यहाँ पर हो जाता है। घनिष्ठ संबंध कैसे हो जाता है, CAA क्या कह रहा है कि बाहर के जो आदमी हैं उनको हम अंदर ला रहे हैं, और NRC कह रहा है हमारे देश के लोगों को हमें बाहर करना है। किन लोगों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं। और CAA क्या कह रहा है हमको कि ऐसे लोग जो कि मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोग हैं, मुसलमान को छोड़ करके, ठीक है, हिंदू, सिख, इसके अलावा हो गए जैन और भी बौद्ध धर्म वाले लोग हो गए, इनको हम इंडिया में एंट्री देंगे, ठीक, क्योंकि ये धर्म के आधार पर सताए गए हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म के आधार पर भी सताए गए हैं तो उनको हम एंट्री नहीं देंगे, ऐसा CAA बोलता है। इसका मतलब ये हो गया यदि हम NRC तैयार करेंगे तो NRC में ये सभी 5 धर्म वाले लोग शामिल हो जाएंगे और यहाँ से मुस्लिम लोग बाहर हो जाएंगे। इसीलिए इतना ज़्यादा सड़कों में विरोध देखा गया था जब सरकार ने कहा था कि हम NRC तैयार कर रहे हैं। ठीक, यही बात यहाँ पर बताई जाती है। अब कई सारी स्टेट की असेंबलीज ऐसी भी थी जिन्होंने इशू करा था कुछ रेजोल्यूशन दैट दे वुड नॉट कंडक्ट ए सेंसस लोडेड विथ क्वेश्चन नॉट आस्क्ड बिफोर। ठीक है, कई सारी विधानसभाओं में, राजकीय विधानसभाओं में इस प्रकार के रेजोल्यूशन हमने देखे हैं कि हम कंडक्ट नहीं कराएंगे एक जनगणना को जो लोडेड है विथ क्वेश्चंस नॉट आस्क्ड बिफोर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो, जो प्रश्न पहले नहीं पूछे गए थे उन प्रश्नों को यदि आज के टाइम में पूछा जा रहा है तो इस प्रकार की जनगणना तो हम करने वाले नहीं हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार के नए क्वेश्चन को ऐड मत करिए। ज़्यादातर राज्यों ने ऐसा कहा क्योंकि यहाँ की जनता की बात उन्होंने समझा, सोचा, इसके बाद ये डिसीजन लिया था। वो समझ गए थे कि लोग यहाँ के परेशान। दिक्कत ये हो गई है कि यदि मुझे ये साबित करना है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए यदि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। खास करके ट्राइबल पीपुल, आदिवासी लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनको अपने आप को साबित करने के लिए कई साल लग जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की जो गणना है वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। जाति की जनगणना की बात यहाँ पर करी जाती है कि सरकार उतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार अपने आप को हिंदुत्व का समर्थक मानती है, हिंदू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यदि उसने जाति के हिसाब से जनगणना कर दी तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, अलग अलग जाति वाले लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि जो हरिजन और आदिवासी लोग हैं वो आज के टाइम में भी पिछड़े हुए हैं। सरकार ने हमारे लिए कुछ काम नहीं करी, केवल जनरल कैटेगरी वाले लोग, बड़ी बड़ी जाति वाले लोगों का विकास हुआ है, हम लोगों का तो कुछ विकास ही नहीं हुआ। इसलिए जो हिंदुत्ववादी BJP है इसको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, उसकी जो पॉपुलरिटी है लोगों के बीच में कम हो जाएगी। इसलिए सरकार जातिगत पर आधारित जनगणना नहीं करना चाहती है। वहीं बताया जा रहा है कि भारत में 1931 में अंतिम जाति की जनगणना हुई थी। 2011 में पिछली आम जनगणना के बाद से एक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा को अंतिम रूप तो दे दिया गया, प्रकाशित किया गया, तो इसने कई कारणों का हवाला देते हुए आसानी से जाति के आंकड़े को बाहर कर दिया था। यहाँ पर हमें जाति पर आधारित कुछ डेटा प्राप्त ही नहीं हुआ था।
अब हम बात कर रहे हैं रिलेंटलेस डेटा गैदरिंग की। रिलेंटलेस मतलब कंटिन्यू डाटा इकट्ठा करते जाना। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इस साल अपने इतिहास में दूसरी जनगणना पूरी करी थी। इसने पिछली जो जनगणना है 1984 में किया था, मतलब इसकी पहली जनगणना थी। जनगणना को शांतिपूर्वक आयोजित करने की क्षमता, ठीक है, और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, एक सभ्य राज्य, सभ्य सरकार और मामलों की स्थिति की पहचान बताता है। भारत यदि कुछ अन्य देशों की श्रेणी में भी शामिल हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। जो 1990 के बाद से बिना जनगणना के जी रहे हैं, ऐसे कई सारे देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान 1979, लेबनान 1932, सोमालिया 1985, उज्बेकिस्तान 1989 और पश्चिमी सहारा 1970 हो गया। 1998 के बाद एक जनगणना करने में पाकिस्तान को लगभग 20 साल लग गए थे, ठीक है। ये 2017 में एक मैनेजमेंट किया था और ये अंतर उसकी शिथिलता को बता रहा है, उसकी अक्षमता की बात करता है और उस सच्चाई को सुनने की कोई भी इच्छा नहीं थी जिसे फेंके गए तथ्य ये बता देंगे। अब भारत में जो जनगणना होने वाली है, यहाँ पर समस्या हो जाती है एक और। आधार कार्ड को सरकार जोड़ने की बात कह रही है, आधार कार्ड का डेटा यहाँ पर एंटर करने की बात कर रही है। इससे लोगों को कुछ भी फायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा होने वाला है सरकार को। सरकार आपसे कई प्रकार के डेटा ले लेगी और आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बस आपको नुकसान ये हो जाएगा आपकी प्राइवेसी को लेकर के, और सरकार प्राइवेसी को लेकर के किसी भी प्रकार का नियम कानून आज के टाइम में लेकर नहीं आई है। कितना बड़ा वाद विवाद चला, कितने सारे उसने संशोधन करे, इसके बाद भी सरकार ने प्राइवेसी को लेकर के किसी प्रकार का कानून नहीं लाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि प्राइवेसी को लेकर के हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं। हमारे यहाँ निजता एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो उसका हनन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। अब निजता का एक जगह मिसयूज सरकार कहाँ कर ले रही है? सरकार अपराधियों का पहले जितना भी डेटा कलेक्ट करती थी, आज के टाइम में उससे कहीं ज़्यादा उसका डेटा को कलेक्ट कर रही, और हो सकता है फिर उस डेटा का कहीं वो मिसयूज़ कर ले, जैसे कि चुनाव से संबंधित मामले में हो सकता है चुनाव जीतने में इसका वो प्रयोग कर ले, आपके माइंड को पढ़ने में इसका यूज़ कर ले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हाल ही में सरकार ने एक नियम कानून लेकर के आई है, ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारा डेटा है जिसको सरकार एक्सेस कर पाएगी, उसको कई साल तक के, लगभग 70-75 साल तक वो उसको सेव करके रखने वाली है। जैसे कि कुछ आपके बायोमेट्रिक जैविक नमूने हो सकते हैं, रेटिना का स्कैन है, बायोमेट्रिक्स, दोषी, गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के व्यवहार संबंधी गुणों को वो कलेक्ट करने में सक्षम हो जाएगी। इसका नाम रखा गया आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम नियम 2022, इसको उसने अधिसूचित किया था। जबकि कई सारे हाई कोर्ट हैं, यहाँ पर इस अधिनियम को चुनौती दी गई है, उसकी सुनवाई चल रही है। इसके बाद भी सरकार